सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। जो टॉपिक्स हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस आज के न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक आर्टिकल तो आपका ये रहा है, दिस इज़ रिलेटेड विथ हीट वेव्स, इट इज़ रिलेटेड विथ हीट वेव्स। दूसरा, दिस इज़ द आर्टिकल जो कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच का है। ये पॉलिटी गवर्नेंस का टॉपिक है, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। दिस इज रिलेटेड विथ G20 में जो चैलेंजेस हैं आपके इंडिया के लिए, ये हम लोग लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अराउंड टू टॉपिक्स ऑन दिस, दैट इज विंड सोर फ्रेमवर्क। व्हाट बेसिकली इज विंड सोर फ्रेमवर्क, ये डिस्कस करेंगे। एंड देन व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है या शॉर्ट में SSE क्या है, ये डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द टॉपिक्स आपके, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस का है, ज्योग्राफी का है, IR का है, विंडसोर फ्रेमवर्क IR का है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज आपका इकोनॉमी का टॉपिक है। मेंस का प्रश्न मैं आपको बना के दे दूंगा, सो आप लोग एक बार देख लेना। आई विल शेयर विथ यू, कल भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था। So let's start with the GS paper 2 topic. This is polity and governance, and this is a ongoing dispute between पंजाब के जो आपके गवर्नर है प्लस पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच का जो डिस्प्यूट है, पॉलिटी गवर्नेंस का टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है। यहाँ पे देखो, जो गवर्नर हैं, गवर्नर के पास देर आर सर्टेन पावर्स, और इसमें जो एक पॉलिटिकल डिबेट, विदाउट द पॉलिटिकल डिबेट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जैसे मान लो किसी भी कोई सत्र आता है, जैसे बजट का सत्र अगर आना है, स्टेट की सरकार अगर बजट का सत्र लेकर आनी है, तो जो रिकमेंडेशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट जो गवर्नर है, गवर्नर जो है उसको नोटिफाई करते हैं। और ये ऑलरेडी अगर आप देखो तो इट्स देयर इन आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज स्टेटिंग दैट द गवर्नर के पास पावर है टू समन द हाउस अंडर आर्टिकल 174। लेकिन यहाँ पे देखो, ये 2016 का ये केस है, एंड दिस केस वी कॉल इट एज नवाब रेबिया। ये इंपॉर्टेंट केसेस को याद रखना है। नवाब रेबिया केस के अंदर यहाँ पे साफ साफ कहा कि अगर जो हाउस है उसको समन करना है, मान लो कोई सेशन स्टार्ट होना है, तो यू हैव टू समन द हाउस, देन यू हैव टू, इफ डिसॉल्व करना है या सेशन खत्म करना, प्रोरोग करना है, दैट हैज टू बी बेस्ड ओनली, और इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये चीज आपकी हाईलाइट की है। तो इट्स नॉट लाइक द कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे हाँ, देर आर सर्टेन सिचुएशनल एस्पेक्ट, बट देर इज नो कंप्लीट और एब्सोल्यूट फ्रीडम विद द गवर्नर कि वो अपने जहाँ चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे नवाब रेबिया के इसके अंदर बीइंग हाईलाइटेड कि गवर्नर समन प्रोरोग डिसॉल्व हाउस ओनली आफ्टर द एडवाइस और द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जैसे बजट सेशन के लिए जो भी प्रस्ताव रखा गया था कि बजट सेशन होना चाहिए पंजाब की जो असेंबली में, सेशन बुलाना चाहिए, तो यहाँ पे जो गवर्नर है उन्होंने कहा कि कुछ लीगल क्वेरीज हैं, पहले आप उसको सॉल्व करिए, आफ्टर दैट हम बजट सेशन, आई विल अनाउंस द बजट सेशन। फिर इसके बाद वो कोर्ट गए, एंड कोर्ट में जो है कंटिन्यूस बेसिस में ऑनरेबल कोर्ट ने भी अपने कुछ पॉइंट्स रखे। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 167 भी क्या कहता है कि इट इज़ द चीफ मिनिस्टर ड्यूटी। यहाँ पे ये भी बात हाईलाइट की गई कि जैसे अब कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नर के द्वारा भी, या फिर कुछ स्टेप अगर चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जा रहे हैं, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि वो इन्फॉर्मेशन गवर्नर को प्रोवाइड कीजिए। जैसे मान लो टीचर्स, उनको बाहर भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें जो जानकारी है वो जानकारी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द गवर्नर। ये आर्टिकल 167 आपका हाईलाइट कर रहा है। तो ये एक तो आर्टिकल 167 एंड अदर इज द आर्टिकल 174, ये दो के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। दूसरा ये भी कहा गया कि प्रेजेंटली जैसे अब आप देखो, जो आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे उनको अपॉइंट किया गया था, तो काफ़ी कन्फ्रंटरिस्ट, और मतलब आप कह सकते थे काफ़ी सारे आपका एक टेंशन अराइज हुई थी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के बीच में, जो अभी प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अब ऐसी स्थिति में एक मैसेज चला गया कि ठीक है, अगर हम सिर्फ गवर्नर की पोस्ट में बैठे रहेंगे, वी विल नॉट डू एनीथिंग, तो यहाँ पे या यूनियन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को वी विल नॉट बी एबल टू हाईलाइट, मे बी ऐसा कुछ। तो अंडर दैट कंसिडरेशन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमारा फर्दर जो एस्पिरेशन है दैट मे नॉट मीट। तो यहाँ पे इस प्रकार का मैसेज भी बहुत सारे गवर्नर्स के पास जा सकता है आफ्टर द वेस्ट बंगाल गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। ये एक ओपिनियन है, इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओपिनियन विच मे बी कैरिड बाय द गवर्नर। और यहाँ पे ये भी हाईलाइट आपका किया गया कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट के
आइज और ईयर के रूप में गवर्नर शुड नॉट फंक्शन, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी। एंड ऐसी स्थिति में इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नर ऑल्सो कि जो स्टेट फंक्शनरीज है वो सही से आपका जो ट्रस्ट है वो आपका मेंटेन रहे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दिस इज रिलेटेड विथ पेपर 1, ज्योग्राफी का टॉपिक है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन न्यूज सीरीज के अंदर कल मैंने काफी सारे आपके लगभग 4 to 5 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। 8:45 PM को आपको सेशन हुआ था, उसको आप लोग जरूर से गो थ्रू हो, पूरा सेशन है एंड उसका पीडीएफ भी। अच्छा, इस सेशन का भी पीडीएफ आपको एक फोल्डर है, उस फोल्डर में आपके सारे पीडीएफ अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको फोल्डर मिल जाएगा, ऑल द पीडीएफ्स आर अपलोडेड, उसी में माइंड मैप्स भी हैं और ये है। जस्ट लेट मी नो कि अगर आप उसको डाउनलोड कर पा रहे हो कि नहीं, अगर कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है, बिकॉज उसमें सारी ही जितना भी कंटेंट एक साथ है तो आप यू कैन इजीली एक्सेस दैट कंटेंट ऑल्सो। तो जीएस पेपर 1 का ये टॉपिक है ज्योग्राफी का, वी कॉल इट एज हीट वेव्स। देखो, हीट वेव्स में सबसे एक बड़ी दुविधा है, जैसे आज के समय में देखा जाए तो कंटिन्यूस बेसिस में जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी फरवरी की बात की जाए, फरवरी अर्ली मार्च की बात किया जाए तो इसे कंसीडर स्प्रिंग और विंटर मंथ के रूप में अगर देखा जाए तो कंसीडर किया जाता है कि हाँ ठंड पड़ती है, बट अभी भी टेम्परेचर कई जगहों में 35-38 डिग्री सेल्सियस तक आपका रीच कर गया। सो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो दैट इज वे अहेड, जो वहाँ मतलब किसी भी जगह पे जो एवरेज टेम्परेचर इस मंथ में होना चाहिए उससे काफ़ी अधिक है। एंड ये भी कंसिडर किया कि 1901 के बाद से 2023 इज द वार्मेस्ट, इट इज कंसिडर टू बी द वार्मेस्ट ईयर, ये कंसिडर। अब इसमें देखो रीजन ये हाईलाइट किया गया जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंटिन्यूस बेसिस में ट्रिपल ला नीना एक इवेंट है, वी हैव डिस्कस दैट पार्ट कि अभी ट्रिपल ला नीना मतलब कंटिन्यूस बेसिस में तीन जो लगातार 3 सालों से ला नीना इवेंट आपका हुआ है। इसके बाद अब पॉसिबिलिटी एल नीनो की, अगर एल नीनो की स्थिति बनती है तो उस कंसिडरेशन में देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि फिर काफी सूखे की स्थिति है और टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होगा, जो कि देखने को भी मिल रहा है। इस पर भी कई आर्टिकल्स आए हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब कंटिन्यूस बेसिस में इफ यू सी बहुत सारे भारत के जो हिस्से हैं वहां पे टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न, सेंट्रल, नॉर्थ वेस्ट, किसी भी रीजन की अगर हम बात करें। अगर हीट वेव्स की डेफिनेशन आप जरूर से याद रखना, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो टेम्परेचर है दैट इज ओवर 4 डिग्री सेल्सियस और या फिर टेम्परेचर किसी भी जगह का जो एवरेज टेम्परेचर, मान लो अभी किसी ठंडी जगह पे एवरेज टेम्परेचर है जो भी 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर, उससे अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो रहा है तो दैट इज अ हीट वेव्स, ये चीज़ हाईलाइट रखना। एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट वेव्स क्या पॉसिबिलिटी हो रही है, देर इज बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स एंड इसके जो इम्पैक्ट है इट हैज रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ अराउंड 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स। बिकॉज हीट वेव्स जो होती है, हीट वेव्स की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, दैट इज बीइंग इम्पैक्टेड। प्रोडक्टिविटी हो गई, देन यू कैन कॉल अबाउट द एफिशिएंसी हो गई, हर चीज जो आपकी है दैट इज बीइंग इम्पैक्टेड। तो ऑलमोस्ट 167.2 बिलियन, 167.2 बिलियन के आसपास लेबर आवर्स है। बिकॉज अब ऐसी स्थिति में कार्य भी नहीं हो पाता, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं वो भी आपके फेस किए जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट, आप जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो बीन हाईलाइटेड कि कैसे जो हीट वेव्स है इट में इम्पैक्ट आर फूड सिक्योरिटी ऑल्सो, ये हमारे फूड सिक्योरिटी को भी बहुत हद तक अफेक्ट कर सकती है। बिकॉज द वीट का जो प्रोडक्शन है दैट में बी अफेक्टेड, वीट का प्रोडक्शन है। जैसे अभी कहा गया कि बिकॉज जैसे ये वीट है, अब इसकी बालियां जो बनती हैं इस समय अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो गया हार्वेस्टिंग के टाइम पे, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, तो प्रोडक्शन विल रिड्यूस। अब जैसे अभी देखो कि इंडिया प्रोड्यूस लगभग 106.84 मिलियन टन ऑफ वीट इन 21-22 क्रॉप, जो कि लेस था 109.59 मिलियन टन से अगर कंपेयर करें। तो यहाँ पे ये क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बहुत हाई ज़्यादा हो जाएगा सो वीट का प्रोडक्शन या जो यील्ड है दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, तो जो कि फूड सिक्योरिटी को भी आपका अफेक्ट कर सकता है। कंटिन्यूस आपके जो 3 ईयर्स है उसमें ला नीना इवेंट है, कमेंट सेक्शन बताओ ला नीना इवेंट किस जगह पे होता है, कई बार डिस्कस किया। इसके अलावा एल नीनो इवेंट भी अभी कहा गया कि जैसे अब ला नीना इवेंट 3 साल से चल रहा है, ट्रिपल ला नीना इवेंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एल नीनो। एल नीनो की स्थिति के अंदर यहाँ पे सूखे की स्थिति भी बन जाएगी, देर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉट ऑल्सो। सूखे की स्थिति, टेम्परेचर आपका हाई होगा, रेनफॉल बहुत ही कम होगा, ये जो अभी स्थिति बन रही है दैट इज अ कंप्लीट केस ऑफ अ एल नीनो, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी। एल नीनो इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, एल नीनो भी एक बड़ा रीजन आपका बन जाता है। कई सारी स्टेट्स हैं उन्होंने कई प्रकार के स्टेप्स भी आपके लिए हैं, अर्ली वार्निंग इनिशिएटिव की भी बात किया गया है। हीट वेव से बचने के लिए कई एक्शन प्लान्स, जैसे अहमदाबाद, उड़ीसा, यहाँ पे यहाँ के जो एक्शन प्लान्स है दे आर फेमस ऑल्सो। ऑल्सो वी हैव टू गो फॉर अ न्यूअर
नई क्रॉप वैरायटी, जैसे अभी 2023 को मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में बोला गया। अब ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अगर है, सो मिलेट जो अलग अलग मिलेट्स हैं उनको ग्रो किया जाए, क्योंकि सूखे की स्थिति या ड्रॉट की स्थिति में दीज मिलेट्स कैन बी ग्रोन। तो इस पर भी सरकार काफी फोकस कर रही है, सॉइल वाटर मैनेजमेंट पे फोकस करना, ऐसे आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हों जिससे कि जो इम्पैक्ट हो दैट शुड बी वेरी लेस, कंपेरेटिवली जो आपका इम्पैक्ट हो वो आपका लेस हो। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज अबाउट द G20 इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडरशिप। अच्छा, यहाँ पे एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज के टॉपिक्स वी आर डिस्कसिंग, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जैसे इन न्यूज़ के तहत कोई भी जो थोड़े बहुत प्रीलिम्स पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर आप देख सकते हो लाइक कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग। और जो प्रीलिम्स से रिलेटेड जो फैक्चुअल एस्पेक्ट है इन न्यूज सीरीज जो कि 8:45 PM को आपकी होती है, कल की ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आपको उसको कवर करना। प्रीलिम्स बूस्टर जो सीरीज आती है उसमें इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सोर्सेस उसमें कवर हो जाता है। समय निकालना है आपको, और ये जितने भी चीज़ें अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका PDF भी हम शेयरिंग गूगल ड्राइव में आपको लिंक मिल जाएगा। सेशन अगर आप लाइव देखते हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अब देखो यहाँ पे एक ओपिनियन है इनका, जो भी ऑथर है आपका, ये ओपिनियन, और दैट वी शुड ऑल्सो कैरी दिस ओपिनियन। देखो G20 इंडिया, इस बार G20 जो समिट है उसका इंडिया चेयरपर्सन है, इंडिया इज अ चेयरपर्सन। अब देखो विश्व जो है, विश्व इस समय दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, एक जो है आपकी तरफ रशिया और चाइना है। अब जैसे मान लो फॉरेन मिनिस्टर मीट, जापान ने काम नहीं आएंगे, इस प्रकार की स्थिति आपकी बन जाती है। मौका नहीं दिया गया यूक्रेन के किसी मिनिस्टर को बोलने का, ऐसा कुछ स्थिति है, तो G7 के अंदर उनको बोलने का मौका दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ा टेंशन बन जाता, क्योंकि एक तरफ आपका USA लेड इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया को हिस्सा बने, जैसे क्वाड है, क्वाड का इंडिया हिस्सा है, जिसमें इंडिया को क्वाड का हिस्सा इसलिए है क्योंकि इंडिया को चाइना को भी काउंटर करना और इंडो पैसिफिक रीजन में एक अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना है, मैरीटाइम डोमेन में अपने प्रेजेंस को बढ़ाना है, ये सब एक चैलेंज बनता है। दूसरा ये कहा गया कि इंडिया को यूक्रेन में जो रशिया का युद्ध है, रशिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए। इंडिया को ट्रेड और सैंक्शंस जो है, ट्रेड आपका नहीं करना चाहिए, सैंक्शन नहीं करना चाहिए, बट इंडिया इसका अपोजिट कर रहा है। इंडिया जैसे मान लो अकाउंट है आपका, वॉस्ट्रो अकाउंट के लिए अलाउ कर रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज की तरफ हम जा रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि हम रशिया के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकें, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का भी हम ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरफ हो गया एक का इंटरनेशनल प्रिंसिपल एंड इथिक्स, दूसरी तरफ आपका हो गया नेशनल इंटरेस्ट। तो इसमें इंडिया को क्या फोकस करना चाहिए, एक तरफ हो गया आपका नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा तरफ आपका हो गया जो आपके प्रिंसिपल्स हैं कि इथिक्स प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो बैलेंस है दैट हैज टू बी देयर। कैसे बैलेंस हम मेंटेन करते हैं, किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, दैट हैज टू बी देयर, दैट हैज टू बी सीन इन दिस कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो इंडिया इंडिया अभी फिलहाल अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है। इंडिया को पता है कि अगर रशिया पे वो फोकस नहीं करेगा देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये आपके जैसे मान लो रशिया के साथ हम अपना रिश्ता नहीं बना रखा तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स चाइना, चाइना विल बी मोर पावरफुल। चाइना को काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इंडिया रशिया के साथ भी मेंटेन करके रखना चाहता है, और रशिया भी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ मेंटेन करके रखना चाहता है। बट US और कह रहे हैं कि देखो इंडिया को कह रहे हैं कि आप क्यों रशिया की तरफ जा रहे हो, आप एक सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो करो। लेकिन यही यूरोपियन जो देश है वो एनर्जी सप्लाई अभी भी रशिया से कंटिन्यूस बेसिस में ले रहे हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, इफ देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, और इफ जो आपके यूरोपियन देश हैं दे आर फोकसिंग कि हमें हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, सो इंडिया ऑल्सो नीड टू फोकस इट ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अभी साउथ कोरिया के और जापान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने आने से मना किया। तो अब ऐसी स्थिति में फिर इंडिया को भी कई कदम उठाने, यहाँ पे जैसे इवन जैसे यूक्रेन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको इनविटेशन टू एड्रेस द गैदरिंग इन बेंगलुरु, उसमें जो इनविटेशन है उसमें डिनाई किया गया था। तो इसमें फिर G7 में उनको बोला गया कि चलो आप आओ, बात आप वहाँ पे अपनी बात रख सकते हो। ये भी हाईलाइट किया गया कि जो ये युद्ध है इससे डेवलपिंग देश भी काफ़ी अफेक्ट है, एशिया अफ्रीका जो देश हैं वो भी अफेक्ट है, प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए, बट इंडिया भी क्या है एक बैलेंस अप्रोच लेते हुए आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से हम अपने नेशनल इंटरेस्ट भी फोकस करें। अब देखो जो हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स जो है कुछ इस आर्टिकल में कुछ नहीं भी दे रखे, क्योंकि उन्होंने पूरे तरीके से ये क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया है कि किसी न किसी लेवल पे उन्हें ही आप कह सकते हैं कि दे शुड द फोकस शुड बी कंप्लीट ऑन, पूरे तरीके से जो फोकस है दैट हैज़ टू बी ऑन, कहीं ना कहीं दैट हैज़ टू बी ऑन, आप कह सकते हैं कि पूरे तरीके से जो फोकस है कि इंडिया को
एक प्रकार से यूक्रेन में रशिया का युद्ध है उसमें रशिया को पूरे तरीके से क्रिटिसाइज आपका करना चाहिए, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आर्टिकल दूसरे हैं, जस्ट अ मिनट मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ, कंटेंट तो पूरा दिया हुआ है इसमें आर्टिकल। हाँ देखो ये वाला आर्टिकल है, अभी हम लोग जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स है, ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल है। ठीक है, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज और ये आर्टिकल है, उसमें थोड़ा पिक्चर सही नहीं लगी हुई है, सो ये थोड़ा सा हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जनरली देखो क्या होता है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका होता है, ये टॉपिक आपका किसका, इकोनॉमी से। अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, कोई कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है, फिर उसके शेयर्स रिलीज होते हैं, लोग शेयर खरीदते बेचते हैं, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें खास तौर से बड़ी बड़ी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ये इन्वॉल्व आपकी होती हैं। अब इसमें क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर देयर विल बी अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो, ये चीज़ आपकी अप्रूव कीजिए। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, जैसे इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेस, सोशल एंटरप्राइजेस जो कि समाज के लिए मान लो सामाजिक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो वो कैसे फंड को मोबिलाइज कर सकें। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं एजुकेशन के लिए कार्य करूं, एक सामाजिक इनिशिएटिव ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे उसमें, और फिर जो पैसा है वो जनरेट आप करोगे, और उस पैसे का इस्तेमाल उस सोशल कॉज के लिए किया जाएगा। तो इसे हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज शब्द जो है इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे खासतौर से एक बार रजिस्टर होने के बाद जो फंड की ट्रांसपेरेंसी है, फंड का जो एक मोबिलाइजेशन है, वो पूरा आपका बना रहेगा। जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो आपके प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस पे ही लाइक दे ओनली इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। दूसरे लेवल पे जैसे देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी इशूड बाय द सोशल या एंटरप्राइजेस के। तो यहाँ पे आपको ये देखना है व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इट मीन जैसे मान लो बैंक है या जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उधारी और ये सब देती है, तो दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देयर आर सर्टेन नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, तो दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है। तो यहाँ पे चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे कैन इन्वेस्ट इन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, और उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी सोशल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट होगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर अ सोशल कॉज। एलिजिबिलिटी इसमें देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी रजिस्टर्ड, बट दे हैव टू स्टैब्लिश अ सोशल इंटेंट कि हम ये इसलिए हम करना चाहते हैं। वो कई प्रकार के जैसे फॉर एग्जांपल चीज़ों को रिलीज उनके द्वारा किया जा सकता है, कई प्रकार के, जैसे मान लो आप हंगर, पावर्टी, ये कई एरियाज ऑलरेडी डिफाइंड, LGBT टूवर्ड्स एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, नेशनल हेरिटेज, आर्ट, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, ऐसे बहुत सारे जो एरियाज हैं, उन एरियाज में काम करना। ठीक है, देयर आर 17 सर्टेन एरियाज जहां पे इनको काम करना है। इफ यू आर वर्किंग इन दीज एरियाज, तो दे विल बी कंसिडर्ड सोशल एंटरप्राइजेस, और सोशल एंटरप्राइजेस के तहत दे कैन बी रजिस्टर्ड अंडर जो आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, और उसमें फिर पैसा जनरेट कर सकते हैं, पैसा आपको मोबिलाइज किया जा सकता है। लगभग यहाँ पे ये भी कहा गया एटलीस्ट 67% जो उनकी एक्टिविटी है वो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव की तरफ होना चाहिए। ये चीज आपकी हाईलाइट की, मतलब अगर इफ यू आर सेइंग कि ठीक है हमारा सोशल एंटरप्राइज है, तो आपका अगर 100 रुपए है तो 100 में से 67% आप पूरे तरीके से स्टेटेड ऑब्जेक्टिव की तहत ही आपको काम करना है। ये चीज भी आपकी हाईलाइट की गई। तो यहाँ पे पॉलिटिकल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, प्रोफेशनल, ट्रेड एसोसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग कंपनीज, यहाँ पे दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सोशल एंटरप्राइज के रूप में। ये पॉइंट आप याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सोशल एंटरप्राइज, सोशल इंटेंट की तरफ जो कार्य है वो लगभग 67% आपका कार्य इसी की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। एंड कैसे पैसा, जैसे कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल, इस प्रकार के बॉन्ड्स जो हैं ये रिलीज करेंगे और उसके माध्यम से दे विल जनरेट द मनी। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि सेबी हैड अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड दैट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन एम सिर्फ प्रॉफिट अटेन करना नहीं है, देयर आर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पे कई सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव बीन वी कैन से दैट हैव बीन एक प्रकार से उसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। सो हाउ डू एनपीओ रेज मनी, दैट वी हैव टू शो, क्योंकि कई प्रकार के जो कूपन्स हैं, दोस कूपन्स विल बी रिलीज्ड। सो नेक्स्ट है हाउ डू एफपीओज रेज मनी।
फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज की अगर बात करें, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज की अगर बात करें तो हाउ डू एफपीओज रेज मनी। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंटरप्राइजेस हैं, दे नीड नॉट टू रजिस्टर विद द सोशल स्टॉक एक्सचेंज बिफोर इट रेजेस फंड थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जो प्रॉफिट एंटरप्राइजेस हैं उनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी विद सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें, ठीक है। सो इट मस्ट कंप्लाई विथ ऑल प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस आपके सेबी के द्वारा या जो भी रेगुलेशंस है उनको कंप्लाई पूरे तरीके से करना है। एंड उसके बेसिस पे जो आपके इक्विटी शेयर्स की बात करें और ये सब जो भी आपके जारी किए जाएंगे और फिर वहां से जो मनी है वो आपका जनरेट किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ये माइंड मैप्स में आपसे शेयर करता हूँ, जो लिंक आपको दिया हुआ है उस लिंक से आप अपने जो लिंक गूगल ड्राइव का दिया हुआ है उसमें से सारे के सारे जितने भी माइंड मैप्स हैं और पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोग जरूर से माइंड मैप्स आपको रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। इसमें अभी कंपाइलेशन भी फरवरी के महीने का आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप ऑल्सो, तो आप लोग सौरभ पांड्यान अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर उसको भी गो थ्रू हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है दिस इज रिलेटेड विद द एक ये जो विंडसोर फ्रेमवर्क के ऊपर आर्टिकल आया है, ठीक है। देयर इज दिस फ्रेमवर्क, हम 2 दिन से वी आर डिस्कसिंग, बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट पर हमने चर्चा इसमें की है। एंड देयर इज दिस न्यू एडिशन ऑफ अ ग्रीन लेन एंड रेड लेन। देखो यहाँ पे पहले भी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, काफी है ना। ये थोड़ा आर्टिकल इसमें इमेज दूसरी लग गई है, इमेज मैंने स्टार्टिंग में आर्टिकल की लगाई हुई है, एक्सप्लेनर सीरीज का ये आर्टिकल है, देख लेना आप एक बार। तो यहाँ पे देखो ये जो इलाका इसे नदर्न आइलैंड बोलते हैं, इधर देखोगे तो आयरलैंड है, ये आपका यूके है। नदर्न आइलैंड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ यूके एंड आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नदर्न आइलैंड की अगर हम बात करें तो दे आर नदर्न आइलैंड की बात करें दे आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने ब्रेग्जिट के बाद से अपने आप को रिमूव कर लिया, मीन्स प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें जैसे क्योंकि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ये इसका हिस्सा है। अब इनके बीच में जो अभी कई प्रकार का ट्रेड बहुत समय से आपका चल रहा है। अब इसमें क्या है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन का अगर आप हिस्सा हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मार्केट, मतलब क्या है कि किसी प्रकार का टैक्स और बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब क्योंकि जब आप यूरोपियन यूनियन का सभी लोग हिस्सा थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा नहीं है, तो ट्रेड किस तरीके से होगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही, कोई प्रोडक्ट यहाँ कैसे रीच करेगा, कोई प्रोडक्ट यहाँ कैसे रीच करेगा, इस तरीके से इनके बीच में बहुत समय से ट्रेड है इनको, तो ये कैसे होगा, ये एक चिंता का विषय था। तो इसी को सॉल्व करने के लिए विंडसोर जो फ्रेमवर्क है वो आपका लेकर आया गया। क्या है आगे डिस्कस करेंगे, कल भी डिस्कस किया था। अब इसमें देखो क्या था कि ये जो आयरलैंड है और इनके बीच में हमेशा से टेंशन रहा है, मतलब बहुत वायलेंस हुए हैं, हजारों लोग मरे भी हैं। और इसमें क्या था कि ये जो हिस्सा था ये यूके के साथ जुड़ना चाहता था, ये इंडिपेंडेंट होना चाहता था, तो काफ़ी सारे इसमें टेंशन भी हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो इकोनॉमिक लेवल पे चीज़ों को मीट करने के लिए देयर हैड बीन दिस फ्रेमवर्क आपका अनाउंस किया गया है। एंड क्योंकि जो पोस्ट ब्रेग्जिट है, मतलब एग्जिट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जो एग्जिट है यूरोपियन यूनियन का से जो एग्जिट आपका हुआ है, तो जो जितना भी आपका ये एग्जिट हुआ है उस एग्जिट मतलब उससे जो चैलेंजेस अराइज हुए उसको मीट करने के लिए एक आपका नदर्न आइलैंड डील भी लेकर आया गया था, ठीक है। नदर्न आइलैंड डील भी जिसे कहा गया था, इसको अपडेट करके विंडसोर फ्रेमवर्क की तरफ आपका प्रोसीड किया गया। अब इसमें देखो यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था 1960s में, बहुत वायलेंस हुआ था नदर्न आइलैंड और इनकी रीजन की बात करें। और इसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक रिपब्लिकन्स थे जो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, एक यूनियनिस्ट थे जो ये चाहते थे कि नदर्न आइलैंड जो है वो पूरे तरीके से यूके का भी हिस्सा हुआ। तो इसमें बहुत वायलेंस भी हुआ। वो फिर ट्रीटी भी एंग्लो आयरिश ट्रीटी 1921 में साइन किया, आयरिश को एक फ्री स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया एंड नदर्न आइलैंड को जो है वो यूके का हिस्सा बना रहा, इस प्रकार की स्थिति रही। फिर एक आपका जितना वायलेंस हुआ था उसके बाद से गुड फ्राइडे एग्रीमेंट आपका 1998 के अंदर साइन किया गया था। और इसमें मेनली ये था कि जो मेजोरिटी है ऑफ द पीपल ऑफ नदर्न आइलैंड्स उसको रेस्पेक्ट करना है, फिर उसको यूके का हिस्सा मान के चला गया। अब देखो ट्रेड टेंशंस काफी अधिक आपके अराइज भी हुए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कई प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि देखो नदर्न आइलैंड अभी भी ईयू का हिस्सा तो है नहीं, ये ईयू का हिस्सा है। तो इस वजह से जो अरेंजमेंट है कागज, कस्टम, टैक्स, इन सब में बहुत सारा आपका वी कैन से की चैलेंजेस आपके आ रहे थे। 2019 में जैसे नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल लेकर भी आया गया था जिसमें जो ईयू कस्टम रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे नदर्न आइलैंड में, मतलब ये था कि यूके अलग ट्रीट हो रहा था, नदर्न आइलैंड अलग ट्रीट हो रहा था। तो इसमें नदर्न आइलैंड के जो लीडर्स यूनियनिस्ट के थे वो कह रहे थे यार ये क्या कर रहे हो, हम आयरलैंड के साथ हमें होना ही नहीं है, और आप जो है
इस प्रकार का टैक्स अरेंजमेंट कर रहे हो, पूरा अरेंजमेंट कर रहे हो जिसमें आप हमें इन्हीं से जोड़े दे रहे हो। तो इस वजह से काफ़ी सारा इनको फेस करना पड़ा, काफ़ी टेंशन्स भी जो है फेस करना पड़ा। जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं या पहले के भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनको भी कई प्रकार के जो चैलेंजेस हैं, दे हैड टू फेस दोज चैलेंजेस। सो प्रोटोकॉल प्रमोटेड पीस एंड हार्मनी इन द आइलैंड। और ये जो प्रोटोकॉल आपका नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल है, इसमें किस तरीके से एक टेंशन दूर किया जा सके। कई प्रकार के जो कस्टम बॉर्डर्स, आयरस सी की बात करें, जो आयरस सी आपका लोकेटेड है, तो जो कस्टम मतलब कस्टम जैसे कोई चीज़ बाहर से अंदर आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, तो क्या टैक्स लगेगा, कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करना ही एक बड़ा चैलेंज आपका बना गया, आपका बना। तो अब इसमें क्या है, जो विंडसोर फ्रेमवर्क है, इस विंडसोर फ्रेमवर्क के तहत कुछ अरेंजमेंट आपका लेकर आया गया। तो पहले इट डज सो बाय परमिटिंग फ्री ट्रेड बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड। मतलब जो नदर्न आइलैंड है, इसके और इसके बीच में फ्री ट्रेड होगा, और इसके बीच में आपका फ्री ट्रेड है ही, नदर्न आइलैंड और इसके बीच में आपको फ्री ट्रेड है। तो इन्होंने दो लाइन बनाई जिसमें ग्रीन और रेड लेन्स ऑफ गुड्स डिक्लेयर किए हैं। तो ग्रीन लेन के ऐसे गुड्स हैं जहां पे ज्यादा चेक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइक फीवर चेक एंड कंट्रोल, कस्टम रूल्स, और उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होगी। रेड गुड लेन्स की बात करें तो उसमें आप कह सकते हो कि यहाँ पे लाइक कई प्रकार का चेक होगा इसमें, जो लाइक चेक्स एंड कंट्रोल्स टू प्रिजर्व द ईयू सिंगल मार्केट। तो ग्रीन लेन के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, और रेड लेन के अंदर पूरा उस अरेंजमेंट को फॉलो किया जाएगा। जैसे मान लो ईयू का सिंगल मार्केट के रूप में है, तो अगर कोई प्रोडक्ट ईयू का में जा रहा है तो पूरा चेकिंग और सारी कंट्रोल, टैक्स, सारी चीज़ इसमें आपका फोकस किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, जैसे हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट एग्री फूड गुड्स है, मीट, डेयरी, इनमें जो है रिड्यूस किया गया है, चेक्स एंड कंट्रोल्स हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट गुड्स को कैटेगराइज कर दिया कि ये आपके ग्रीन लेन के अंदर आएंगे, ये रेड लेन के अंदर आपके आएंगे। तो ये चीज आपकी फोकस, इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे भी, और नीचे आपका एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है 7 डेज फ्री ट्रायल लेने का, यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन करके किस तरीके से आपकी क्लासेस होती है। तो क्यूआर कोड आपको एक्सेस करना है और कोड यूज करना है SPLIV, और आप जाके फ्री 7 डेज क्लासेस अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी के अंदर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप देखो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिसेंट्रलाइज तरीके से आप अच्छा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो, मात्र 1800 रुपए का कोर्स है। यू हैव टू यूज द कोड SPLIV और आप जुड़ सकते हैं। मेरे द्वारा कोर्स लेकर अभी जो चल रहा है वो एडवांस कोर्स है प्रीलिम्स के लिए, 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये सब चीज आप एक्सेस कर सकते हैं। unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, प्लस का सब्सक्रिप्शन लो बाय यूजिंग द कोड SPLIV। तो आज के लिए इतना है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।